नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं हमारे चैनल पर, तो आज हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जिन्होंने कल हिंदी का वीडियो हमने डाला था, वहाँ पर हमने हिंदी का पहला लेक्चर यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में, 1924 में, 1928 में या फिर 1930 में। तो अगर बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। और कब की थी, तो ये की थी 1873 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, किस खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा गया जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये कथन जो है ये किसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है, अली बंधु के द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन बोला गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। बताना है आपको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए एम.एन. रॉय विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जावा भगत या फिर महात्मा गांधी। तो इनके जो गुरु थे वो थे आनंद पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आनंद पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अगर बात करें सर्वदाता की, तो ये कहलाता है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सर्वदाता होता है, यानी कि ये सभी ग्रुपों को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। और सर्वग्राही अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहलाता है ए बी ग्रुप। ठीक है, ये होता है सर्वग्राही और ओ होता है सर्वदाता। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे हल्का जीवित वृक्ष कौन सा है। ठीक है, सबसे हल्का जीवित वृक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूकेलिप्टस, सिकोआ, देवदार या फिर सागौन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकोआ। ऑप्शन नंबर बी सिकोआ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसके द्वारा इसको रोका जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, वन रोपण के द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो इसको रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वन रोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर बताना है
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़। तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। ऑप्शन नंबर ए पुष्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से लिया गया है। तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम साथ साथ यहाँ पर कराते चल रहे हैं। तो बताना है आपको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? कंगना रनौत, दिशा पाटनी, मीराबाई चानू या फिर अवनी लेखेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखेरा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अवनी लेखेरा जो हैं ये पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें कंगना रनौत की, तो ये जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो शुरुआत हुई थी उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर बात करें दिशा पाटनी की, तो ये जो है वर्तमान में एमरेन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अगर बात करें मीराबाई चानू की, तो वर्तमान में जो मीराबाई चानू हैं ये एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस को भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है चीन, दूसरा है भारत, डेनमार्क या फिर आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। यानी कि जो पहले स्थान पर है वो है डेनमार्क। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक इसमें है 82वीं। ठीक है, 82 यहाँ पर भारत की रैंक है और पहले नंबर पर आता है डेनमार्क। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो एक क्वेश्चन आपका जरूर दिवस से देखने को मिलेगा, ये पक्का है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व शरणार्थी दिवस आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। 21 मई को, 22 मई को, 20 जून को या फिर 21 जून को। तो सबसे पहले पता होगा आपको कि 21 जून को तो क्या मनाया जाता है, विश्व योग दिवस, सभी को पता है। और 21 जून को ही मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। अगर बात करें 21 मई की, तो 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये भी नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 20 जून। यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 20 जून को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा? तो बताना है कि आईसीसी पुरुष T20 2022 का जो विश्व कप होने वाला है ये कहाँ पर आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, भारत में या फिर न्यूजीलैंड में? तो ये आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो किस ग्रुप में इनको रखा जाता है, ये आपको बताना है। मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या फिर स्तनी में? तो अगर बात करें डॉल्फिन वर्गीकृत की, तो ये जो है आते हैं स्तनी में। ऑप्शन नंबर डी स्तनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये जो है एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। बताना है कि जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन होते थे उनमें जो है किस तरीके का कलर होता था, लाल, नीला, हरा, पीला या फिर नीला? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने?
तो इसका प्रयोग किया था आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने इसका प्रयोग किया था, तो यही हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस एक अंग्रेज को जो है जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी, यहाँ पर आपको बताना है। कैप्टन हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर खान की जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी किसको? ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रो को। तो सर टॉमस रो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात से जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है कि बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 1772, 74, 76 और 1778। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका होना चाहिए था 1773, यही इसका राइट आंसर है। तो 1773 आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन में कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को 1773, तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है। यानी कि आपको बताना है कि पत्थर के जो कोयले का भंडार है ये किस देश में सर्वाधिक है। नेपाल में, चीन में, न्यूजीलैंड में या फिर भारत में। तो ये सर्वाधिक है कहाँ पर? चीन में। ऑप्शन नंबर बी, चीन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। तो योजनाओं से जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस पे आप ज़रूर फोकस करें। कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से। तो इसका संबंध जो है ये है प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या फिर मेरठ। सही आंसर का चयन आपको करना है। तो इसमें सर्वाधिक जो प्रभावित है वो है इटावा। ऑप्शन नंबर ए, इटावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो ये हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी यही जो है ये सर्वाधिक पुराना विश्वविद्यालय है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है ये, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताना है कि देश की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15%, 17%, 19% या फिर 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।